नमस्कार मित्रों। आज से हम एनसीईआरटी कक्षा 7 की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये भूगोल से संबंधित है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण। छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, यहाँ देखो प्रधानाचार्य ने बताया है कि कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब रवि जब कक्षा में पहुंचा तो उसने शिक्षक से पूछा, सर पर्यावरण क्या है? तो जो शिक्षक था उसने कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वह पर्यावरण है। रवि कहने लगा, यानी अगर आपसे कोई पूछे पर्यावरण क्या है तो आप सामान्य भाषा में बता सकते हैं कि जो आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सब पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, जी हाँ। हाँ, लेकिन जरा रुको। जो हमारे आसपास वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, कुछ वस्तुओं का निर्माण तो प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, पेड़, प्राणी। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने स्वयं किया है, जैसे सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताब है आदि। ठीक है, यानी पर्यावरण क्या है? तो जो हमारे पास आसपास दिख रहा है वो पर्यावरण है। और इन आसपास में से कुछ प्रकृति ने बनाया है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, पेड़ पौधे, प्राणी आदि। और कुछ मानव ने बनाई है, जैसे कार, सड़क, पुल, किताब, कपड़े आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी से मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। इसमें से रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? यहाँ तो हमने पर्यावरण जान लिया कि हमारे आसपास जो है वो पर्यावरण है, लेकिन अगर पर्यावरण बदल रहा है तो वो क्यों बदल रहा है? अब शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता जा रहा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। यानी पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे पर्यावरण बदल रहा है। और ये क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती जा रही है, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और पर्यावरण बदल रहा है। अब ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ जानकारी है। जैसे हमारे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यानी यहाँ पर्यावरण के महत्व को बताया गया है कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो जैसे मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा, मकान और सांस लेने के लिए वायु। तो सांस लेने के लिए वायु भी वही देता है, खाने के लिए खाना भी, पहनने के लिए कपड़े भी और रहने के लिए भूमि भी प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? बात ये आती है कि अगर मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ी हैं और उसने दिन प्रतिदिन उसमें परिवर्तन किया है तो वो कैसे करता है? तो उसके कारण हैं, जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, और पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इसके बाद ये चार्ट दिखाया गया है कि पर्यावरण के घटक कौन से हैं। तो प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव स्वयं।
तो इसमें प्राकृतिक में दिखाया गया है, जैसे सजीव है तो जैवमंडल है। अब जैवमंडल आपको बताया था कि वह सीमित क्षेत्र जो जल, वायु और स्थल से मिलकर बना है और जीवों के लिए आवास प्रदान करता है। स्थलमंडल भूप्रपटी का ठोस भाग स्थलमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु की पतली परत वायुमंडल कहते हैं। और जलमंडल जलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जल के रूपों को शामिल किया जाता है। और मानव निर्मित है तो इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। मानव में एक व्यक्ति, परिवार, फिर समुदाय, फिर धर्म, मौखिक शैक्षिक है, फिर आर्थिक है, फिर राजनीतिक स्थिति, ये सब मानव निर्मित है। ये पर्यावरण के घटक है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए हैं होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण क्या है, तो किसी भी जीवित प्राणी की चारों ओर पाए जाने वाली लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी व अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं, यानी दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। और मानवीय पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव की गतिविधियां, उसकी क्रियाएं और उसके द्वारा बनाई गई रचनाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि दो व्यक्तियों के हाथ दिखाए गए हैं। एक तरफ जीवी प्राणी, दूसरी तरफ अजीवी प्राणी। जीवी प्राणी सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे पादप एवं जंतु। अजीव निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल। अगर हम शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा। अब प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है। यानी अगर पूछे कि स्थलमंडल किससे बना है, तो चट्टान और खनिजों से मिलकर बना होता है। एवं ये स्थलमंडल चट्टान और खनिजों से मिलकर बना है और मिट्टी की पतली परत से ढका भी हुआ है। यानी तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं कि स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये खनिजों और चट्टानों से मिलकर बना है तथा मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। ये नहीं देखना है आपको कि आओ करके सीखें। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। यहाँ स्थलमंडल के महत्व को बताया गया है कि ये वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और खनिज संपदा का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये भी नहीं पढ़ना है आपको, आओ कुछ करके सीखें। यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र को दिखाया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्यावरण क्षेत्र क्या है, तो स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल ये पर्यावरण के क्षेत्र हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल के विभिन्न रूप आ जाते हैं। इसमें जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। और
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चार ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो क्यों? तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। यानी अब वायुमंडल के महत्व को बताया गया है कि झुलसने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है और पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जो स्थल, जल, वायुमंडल से मिलकर बना है और जीवों के लिए जीवन को संभव बनाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि जैव मंडल क्या है, तो पृथ्वी का वह सीमित या संकीर्ण क्षेत्र जो जल, वायु और स्थल मंडल से मिलकर बना है और जीवन को संभव बनाता है। अब बात आती है कि परितंत्र क्या है। तो रवि की कक्षा एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती हैं। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। अब शब्दावली की बात करें तो परितंत्र यानी इकोसिस्टम वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। यानी परितंत्र क्या है? इसमें जैविक और अजैविक घटक मिलकर पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसके साथ ही जैविक घटक स्वयं आपस में क्रिया करते हैं और ये ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आओ कुछ करके सीखें, ये नहीं हमें जाना। एक ताल का परितंत्र दिखाया गया है यहाँ पर कि सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। मतलब सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं और साथ ही साथ वे स्वयं एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। यानी आपसे कोई पूछे कि परितंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जीवधारी यानी जीवधारियों का आपसी और अपने पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर में छोटे से ताल का भी एक परितंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? यस। और एक जानकारी बॉक्स में दी गई है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1973 में की गई थी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद और 1974 में पहली बार मनाया गया था। अब मानवीय पर्यावरण की बात करें तो मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, जिससे वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान।
विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज एवं द्रुत हो गया। यानी पर्यावरण में परिवर्तन लाने के लिए वस्तुतः मनुष्य की आवश्यकताएं जिम्मेदार हैं। मनुष्य आदम जीवन से आज सूचना क्रांति, पूरे विश्व सूचना क्रांति तक पहुंच चुका है। यानी तो अब हम बात करते हैं कि वस्तु विनिमय क्या है। तो ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे वस्तु विनिमय क्या है, तो ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ये चित्र में आप देख रहे होंगे कि 3 लोग बैठे हुए हैं और वे वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान न का रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। यहाँ फिर आपको कुछ करने के लिए कहा गया है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है और कुछ अभ्यास प्रश्न आते हैं कि परितंत्र क्या है। तो परितंत्र का आशय है कि सभी जैविक और अजैविक घटक पारस्परिक क्रिया करते हैं और जैविक घटक भी आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और अपने पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये कह सकते हैं कि परितंत्र से आशय है जैविक और अजैविक घटक मिल करके पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और परितंत्र बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो जैविक और अजैविक घटक मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसे यानी कि मानव का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक, यानी जो पर्यावरण के घटक हैं वह जैविक घटक, अजैविक घटक और मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताइए। तो जैसे कार मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे खेत खलिहान हो गया, एक्वेरियम हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। स्थलमंडल क्या है? तो पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत स्थलमंडल कहलाती है, जो कि खनिजों और चट्टानों से मिलकर बनी है तथा मिट्टी की पतली परत से वह ढकी हुई है। जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पादप और जीव, ये जैविक पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं। जैवमंडल क्या है? तो पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र या सीमित क्षेत्र जहाँ जो जल, वायु और स्थलमंडल से मिलकर बना है और जीवन को संभव बनाता है। अब सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो ताल नहीं है। इनमें से कौन मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाना है। जैवमंडल, जैवमंडल मतलब पृथ्वी को घेरे रहने वाली वायु की चादर, ये गलत है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरे रहने वाली वायु चादर, ये आएगा। जैवमंडल हमारे आसपास का क्षेत्र, नहीं, पर्यावरण में हमारे आसपास का क्षेत्र, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। वायुमंडल पृथ्वी को घेरे रहने वाली वायु, जलीय क्षेत्र तो जलमंडल आ जाएगा।
ये बन जाएगा। वो वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल एवं वायु परस्पर क्रिया करते हैं। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु परस्पर क्रिया करते हैं जैवमंडल कहलाता है। जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध जीवों एवं उनके परिवेश के मध्य संबंध को परितंत्र कहते हैं। कारण बताना है अब कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है तो अपनी जरूरतों में वृद्धि के कारण। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं अपना अस्तित्व बनाए रखने के कारण। तो ये रहा आपका NCERT कक्षा 7 पर्यावरण यानी चैप्टर 1 पर्यावरण। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।